Welcome to the channel, dear students. And first of all, I want to say sorry to you all because काफ़ी टाइम हो गया था, मैंने आपको कोई वीडियो प्रोवाइड नहीं किया था. बट यू डोंट वरी, अब रेगुलरली आपको वीडियोस प्रोवाइड करूँगी मैं. और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जो आपका फर्स्ट फ्लाइट है उसकी जो डिटेल सीरीज़ थी पोएम्स की, उसमें जो नेक्स्ट पोएम है अ टाइगर इन द जू, हम उसे डिस्कस करेंगे. सो विदाउट एनी डिले चलिए स्टार्ट करते हैं. बाय लेज़ली नॉरिस, अ टाइगर इन द जू. और हाँ, आपके लिटरेरी डिवाइसेस भी इसमें मैंने डिस्कस किए. सो लेट्स गो. अ टाइगर इन द जू, और जो इसके पोइट हैं जो इसको लिखने वाले हैं वो है लेज़ली नॉरिस. स्टूडेंट्स, जो एक्चुअली में जो ये पोएम है इसमें इन्होंने जो टाइगर है उसके थ्रू उन्होंने एक्चुअली जो ह्यूमन क्रुएलिटी है, वी कैन से कि हम किस तरीके से वाइल्ड एनिमल्स को, क्योंकि उनका वो हैबिटेट है ही नहीं. जब हम किसी को कैद कर लेते हैं, कैप्टिवेशन के लिए उन्होंने पोएम बनाई है कि वी शुड अवॉइड कैप्टिवेशन, हम किसी को गुलाम बना करके नहीं रख सकते हैं. सो दैट्स इट. जो टाइगर्स हैं या कोई भी वाइल्ड एनिमल है जिन्हें हम लोग केज में बंद कर लेते हैं फॉर शोइंग इन सर्कस या एनी अदर ऑप्शन, इससे मतलब नहीं है. बस हमें जो पोइट है वो एक्चुअली में ये बता रहे हैं कि हमें कैप्टिवेशन को अवॉइड करना है, हमें किसी भी जानवर को उसको हर्ट नहीं करना है केज में रख करके. क्यों? बिकॉज दे आर वाइल्ड एनिमल्स और उनका जो नेचुरल हैबिटेट होता है वो होता है फॉरेस्ट. तो उन्हें भी फॉरेस्ट रहने के लिए मिलना चाहिए. जैसे हम सोचते हैं कि हमारा घर हो, वैसे उन्हें भी जो उनका मनपसंद घर है वो उनका फॉरेस्ट है और वो भी उसमें रोमिंग करना चाहते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. पोएम आपकी पूरी एक्सप्लेन होगी और उसके बाद में हम लोग लिटरेरी डिवाइसेस भी डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्टेप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट केज. स्टॉक का मतलब है घूमना, टहलना. सो ऑब्वियसली वी कैन सी हियर, उन्होंने कहा कि ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स. विविड स्ट्रिप्स का मतलब क्या है? जो इसकी ब्राउन कलर की जो स्किन होती है या यू कैन से कि येलोइश कलर होता है, उसमें जो विविड स्ट्रिप्स हैं ब्लैक कलर की जो उसको स्पेशल बनाती हैं, वो उन स्ट्रिप्स में वो यहाँ से वहाँ टहलता है. द फ्यू स्टेप्स, कितने कदम, जो छोटा सा केज है तो जितनी उसकी दूरी होगी, जितनी उसकी डिस्टेंस होगी, उसी में कुछ कदम चल पाता है, क्योंकि ये तो बहुत छोटा ही से एक रूम टाइप का होता है केज. ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, ठीक है, मतलब जो उसके पैरों के जो तलवे होते हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, उनके ऊपर वो अपने कदम उन्हीं के ऊपर स्टेबल करके वो चलता है. इन हिज क्वाइट रेज, क्वाइट का मतलब शांत, दबा हुआ, और रेज का मतलब नाराज़गी या गुस्सा. तो अपने गुस्से को दबा करके, अपने नाराज़गी को दबा करके वो अपने जो सॉफ्ट से जो वेलवेट पैड हैं, पैड का मतलब यहाँ पर यही है कि जो इसके पैर के जो तलवे हैं उनसे वो उस छोटे से केज में कुछ ही कदम चल पाता है अपने विविड स्ट्रिप्स के साथ में, अपने ब्लैक धारियों के साथ में. ही शुड बी लर्किंग इन शेडो. अच्छा, जो फर्स्ट स्टैंजा था उसमें हम बात कर रहे थे जो टाइगर है जो पिंजरे में कैद है. अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि उसको कैसी कंडीशन में होना चाहिए, उसे क्या करने के लिए मिलना चाहिए. तो ही शुड बी लर्किंग इन शेडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास. करें कि उसे लर्किंग मतलब घात लगा करके शेडो में छुप करके बैठना चाहिए. स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, जो लंबी लंबी घासें होती हैं जंगल में, उनमें धीरे धीरे घिस करके चलना चाहिए. क्यों? नियर द वाटर होल, जहाँ पर पानी का एक रिसोर्स हो, पानी के रिसोर्स के पास, क्योंकि हर तरीके का जानवर आता है, तो क्योंकि उसकी तो नेचर में ही है ना प्रे करना और शिकार करना, उसके नेचर में ही एग्रेसिवनेस या किसी को भी अपना शिकार बनाना. तो कह रहे हैं कि उसे उसके नेचुरल हैबिटेट में क्या करने को मिलना चाहिए कि वो अपने एक तरीके से घात लगा करके बैठे छाँव में. दूसरा, लॉन्ग ग्रास में उसको स्लाइडिंग करने को मिलना चाहिए, यानी कि धीरे धीरे लॉन्ग ग्रास में चल करके वो अपने प्रे के नज़दीक पहुंचता है. और थर्ड, वो कह रहे हैं कि नियर द वाटर होल, जहाँ पर कोई भी वाटर सोर्स हो, वेयर प्लम्प डियर पास, यानी कि जहाँ से, प्लम्प का मतलब है खूब मोटा ताज़ा, तो जहाँ से इस तरीके के हिरन गुजरते हैं उसको वहीं पर उनका घात लगा कर बैठना चाहिए, ऑब्वियसली उनका शिकार करने के लिए. He should be snarling around houses at the jungle's edge. उससे स्नॉर्लिंग का मतलब है आवाज़, अपनी जो रोरिंग की आवाज़ होती है, एक्चुअली में होती तो क्वालिटी ये शेर की है, लेकिन स्नॉर्लिंग का मतलब है जिस तरीके से बाघ रोरिंग करता है. तो जब वो टाइगर है वो खूब तेज़ दहाड़ करके, यानी कि क्या करें, वो घर जो जंगल के किनारे पर बने हुए हैं, जंगल के किनारे पर कौन से घर बने होंगे, जिन्होंने जंगल की कटाई की होगी,
तो वो एक तरीके से वो यहाँ पर वार्न करेगा क्या, कि तुम हमारे जंगलों को काटो मत, ये हमारा घर है। बेरिंग हिज वाइट फैंक्स, जो उसके नुकीले दांत होते हैं, उनको दिखाते हुए, ताकि वो विलेजर्स को डरा पाए। हिज क्लॉज टेरराइजिंग द विलेज, ताकि जो उसके पंजे हैं और अपने दांतों को, फैंक्स को वो दिखाएगा, तो जो गांव के लोग हैं वो डर जाएंगे और उसके आगे फिर वो जंगल को काटने वाली एक्टिविटी ना करें। सो फॉर दिस पर्पज ही विल शो दिस एग्रेशन, इस पर्पज से वो अपना एग्रेशन दिखाएगा। बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल। फिर हम आ जाते हैं उस शेर के पास, उस टाइगर के पास, सॉरी, जो केज में पैक है। तो कह रहे हैं कि वो तो किसके पीछे है, वो तो कंक्रीट सेल, यानी कि जो केज का जो क्वार्टर है वो कंक्रीट सेल से बना हुआ है, यानी कि सीमेंट और नॉर्मली पत्थरों से बना हुआ है, वो तो उसके अंदर पैक है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, बार्स का मतलब जो सलाखें होती हैं, उसकी ताकत किसके पीछे है, उन सलाखों के पीछे है जो केज में आगे लगे हुए हैं। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर्स, वो क्या कर रहा है, जो केज की लेंथ है उसमें टहल टहल करके उसकी लंबाई को यानी डिस्टेंस को वो नापने का मतलब है कि बोरिंग सी एक्टिविटी कर रहा है इधर से उधर टहलने की। इग्नोरिंग विजिटर्स, क्योंकि उसको गुस्सा आ रहा है, तो जो लोग उसे देखने आ रहे हैं वो उन्हें इग्नोर कर रहा है क्योंकि उसे नाराजगी होगी। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, अच्छा सबसे आखिरी में जो वो आवाज़ सुनता है वो रात में सुनता है, किसकी आवाज़, द पेट्रोलिंग कार्स, जो वहाँ पर आकर के सारी एक्टिविटीज़ को एक तरीके से इंस्पेक्ट करते हैं कि कोई प्रॉब्लम ना हो। पेट्रोलिंग कार्स जो होती हैं तो उनकी आवाज़ वो सुनता है। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार, जो चमकीले तारे हैं ऊपर स्काई में, तो जो लिखा हुआ है कि ब्रिलियंट आइज, इसका मतलब ये है कि जो पेट्रोलिंग कार्स निकलती हैं तो उनकी लाइट उसकी आंखों में पड़ती है, तो उसकी आंखें भी क्या हो जाती हैं, शाइनिंग। ब्रिलियंट का मतलब यहाँ पर शाइनिंग की एक क्वालिटी ली गई है। तो जो उसकी चमकीली आंखें हैं, उन चमकीली आंखों से वो चमकीले तारों की तरफ देखता है। और ऑब्वियसली ही वॉज थिंकिंग दैट कि काश मैं अपने नेचुरल हैबिटेट में अपने ये एक्टिविटीज़ को अच्छे से फुलफिल कर पाता, सेटिस्फाई हो पाता। सो दिस वाज योर एक्सप्लेनेशन। तो फटाफट चलिए जो इसका लिटरेरी डिवाइसेस है उन्हें डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपकी राइमिंग स्कीम है, सो ऑब्वियसली जो ये पोएम है इसमें आपकी 2 राइम स्कीम फॉलो हो रही है। फर्स्ट इज़ योर ABCB एंड नेक्स्ट इज योर ABCD। तो ऑब्वियसली जो स्टैंजा आपको गिवन होगा आपके एग्जाम में, आपको उसके अकॉर्डिंग उसकी राइम स्कीम बतानी। जैसे कि आप अगर फर्स्ट स्टैंजा में देखोगे, सो वी कैन सी स्ट्रिप्स केस क्वाइट रेज, सो देयर विल बी A then B and we can see here C, okay, but at the last the rhyming is matched cage with rage, so there will be also B, so your rhyme scheme is here ABCB. Next, in the second stanza this is also A, obviously you can see shadow, grass, hole, pass, so these are BB and they will be ABC again B, so ABCB. So just see here, where is ABCD? 1 second. Yes, we can see in this stanza. Okay, A cell, B bars, C case and D is visitor. So obviously there are 2 rhyme scheme. तो जो भी आपको stanza वहाँ पर पूछा जाएगा आपको उसके अकॉर्डिंग ही वहाँ पर rhyme scheme बतानी। ओके, so let's move for the literary devices and firstly we will discuss about एलिट्रेशन। ओके, सो एलिट्रेशन की क्वालिटी क्या होती है, जब जो हमारे नेबरिंग वर्ड्स होते हैं किसी भी सेम सेंटेंस में, उसका जो स्टार्टिंग का जो कंसोनेंट साउंड होगा इट विल बी सेम। हाउ, सो सी हियर द फर्स्ट स्टैंजा, लुक हियर एंड वी कैन सी हियर व्हाट, जस्ट सी स्टॉक्स स्टेप्स। ओके, नेक्स्ट plump pass, PP. Next, strolling around houses, anybody can recognize, no problem, we can identify. Yes, obviously concrete cell, we can see here in this stanza concrete cell. Okay, so first thing is that कि जब कभी भी हम एलिट्रेशन को आइडेंटिफाई करेंगे तो आपको ये देखना है कि जो नेबरिंग वर्ड्स हो एक सेम सेंटेंस में, उन वर्ड्स में जो स्टार्टिंग का आपका कंसोनेंट साउंड होगा वो सेम होना चाहिए। जैसे कॉन्क्रीट सेल में आपका CC आया है, ओके, देयर C एंड C, तो यहाँ पर बहुत सारे होंगे, सो यू हैव टू आइडेंटिफाई। नेक्स्ट देखते हैं मेटाफर। तो
इन मेटाफर यू नो कि मेटाफर में आपका कंपैरिजन तो होगा, लेकिन आपको ये मान के चलना है कि वो चीज़ हम कंपेयर करके बताएंगे नहीं कि एज लाइक इट, जो सॉरी एज लाइक और जस्ट, जो ये वर्ड्स होते हैं इनके थ्रू हम कंपेयर करते हैं तो वो हमारा सिमिली होता है। जब हम किसी चीज़ को कंपेयर करते हुए ना दिखा करके हम उस चीज़ को मान लें, बट इट इज़ नॉट लाइक, लेकिन वो एक्चुअली होता नहीं। जैसे वी कैन सी हियर इन द फर्स्ट स्टैंजा, पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। वेलवेट का मतलब क्या होता है? वेलवेट जो हमारा एक सॉफ्ट सा एक फैब्रिक होता है वेलवेट, तो वेलवेट उन्होंने यहाँ पर क्या लिया? वेलवेट जैसा, उसके पैरों के जो तलवे हैं वो वेलवेट जैसे हैं, और यहाँ पर उन्होंने जैसे ना बता करके बोल दिया है कि पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, बिल्कुल वेलवेट के जैसा सॉफ्ट ना मानकर उन्होंने कह दिया कि वेलवेट पैड्स हैं जो, उनके बल पे वो चलता है। तो इसका मतलब क्या? वो यहाँ पर कंपेयर दिखा करके नहीं, उन्होंने उसी चीज़ को वेलवेट मान लिया है। सो दिस इज योर एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर। नेक्स्ट इज योर एजोनेंस। In assonance, obviously, in all the sentence there will be most possibility of your assonance. क्यों? Because in assonance we will simply see what? कि किसी भी सेम सेंटेंस में आपके जितने भी वर्ड्स हैं उन वर्ड्स में आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा आपका वॉवेल साउंड बार बार रिपीट हो रहा है। एज वी कैन सी इन दिस लाइन, ही टॉक्स नो प्रॉब्लम बट फ्रॉम देयर इन हिज विविड स्टेप्स। सो यू कैन सी कि जो आपका आई साउंड वो बार बार रिपीट हो रहा है, इसमें भी और इसमें भी, एंड एट द लास्ट। तो इसका मतलब आपका ये एजोनेंस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आई साउंड आपका रिपीट हो रहा है। सो आई थिंक देयर इज नो नीड टू एक्सप्लेन एनी अदर एग्जाम्पल, बट आई विल एक्सप्लेन द सपोज दैट इन दिस लाइन। ओके, ही शुड, इन शुड ओ साउंड, अराउंड ओ साउंड, हाउस ओ साउंड, और नो प्रॉब्लम। इन वन सेंटेंस जरूरी नहीं कि आपको ओ साउंड कोई भी नहीं। सपोज दैट इन ही ई साउंड, बी ई साउंड, हाउसेस ई साउंड। तो एसोनेंस को आइडेंटिफाई करना कोई इतना टफ नहीं है, वी कैन आइडेंटिफाई, नो प्रॉब्लम, वेरी इजी इज दिस। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज योर हेयर ऑक्सीमोरन में हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि दो क्वालिटीज़ होंगी जो एक दूसरे के अपोजिट होंगे और एक दूसरे के बगल अगल में ही लिखी होंगी। इट मीन्स जो दो नेबरिंग वर्ड्स होंगे वो एक दूसरे के अपोजिट्स होंगे। सो वी कैन सी इन द फर्स्ट स्टैंजा, क्वाइट रेज। क्वाइट मीन्स शांत और रेज मीन्स गुस्सा, एग्रेशन। तो इट मीन्स शांति और गुस्सा दोनों एक साथ हैं। सो दीज आर अपोजिट क्वालिटीज़। तो ये आपका ऑक्सीमोरन है। और आई थिंक देयर इज नो मोर। Yes, metaphor is done. Okay, and 1 second, and your alliteration, assonance, oxymoron, and not any important other. Okay, so your chapter is completed with the literary devices, and I'm sharing next video after some hours. That will be your next poem. Okay, so thank you so much.